हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आज का आपका स्वागत है। आज है 7 दिसंबर 2023 थर्सडे और हाजिर है हम आज का इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस लेकर। आज की कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज हेडलाइंस है इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस की वो देखते हैं। आज स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहला है अडानी क्लोजिंग इन टू बाय सपूरजी पालोनजी ग्रुप्स गोपालपुर पोर्ट्स इन ओडिशा। आपने देखा होगा अडानी की जो पोर्ट्स एंड एसईजेड कंपनी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड पोर्ट्स कंपनी, वो बेसिकली बहुत ज्यादा फोकस कर रही है अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के थ्रू ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे जितने भी मैक्सिमम पोर्ट्स एक्वायर हो सकते हैं उनको एक्वायर करने की। तो इसी संदर्भ में सपूरजी पालोनजी ग्रुप है जो साइप्रस मिस्त्री जो थे जिनका एक्सीडेंट हो गया था, उनकी ये कंपनी है सपूरजी पालोनजी। तो उनका एक पोर्ट है ओडिशा के अंदर, गोपालपुर पोर्ट, एस&पी कंपनी का, इस ग्रुप का गोपालपुर पोर्ट के नाम से ओडिशा के अंदर है, जिसको अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन खरीदने की कवायद में है। ये अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन से देखा जाए तो इंडिया की बिगेस्ट मैरीटाइम कंपनी बन चुकी है बाय दी मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इनको गोपालपुर पोर्ट को एक्वायर करने की कवायद चल रही है। कितने रुपए में? 1100 से 1200 करोड़ रुपीस की ट्रांजैक्शन होने की कवायद चल रही है इन इक्विटी वैल्यू एज अ पार्ट ऑफ नीटली विमेन string of pearls strategy that involves owning considerable facilities along both eastern and western margin। बेसिकली ये string of pearls पॉलिसी किसकी है? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, जिससे जो कंसिडरेबल पोर्ट्स हैं या होल्डिंग्स हैं ईस्टर्न कोस्ट पे भी वेस्टर्न कोस्ट पे भी, उनको एक्वायर कर रही है, उनको बाय कर रही है। तो ये इसी संदर्भ में गोपालपुर पोर्ट्स का जो ट्रांजैक्शन है वो होनी है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो अडानी का ये ईस्टर्न कोस्ट पे छठी एक्विजिशन होगी, 6th एक्विजिशन होगी ऑफ अ मल्टीपर्पज फैसिलिटी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, जहां पे ये ऑलरेडी इनके पास 247 मिलियन टन की कैपेसिटी ऑलरेडी है। अभी कुछ समय पहले जो जेएसडब्ल्यू है इंफ्रास्ट्रक्चर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिस्त्री फैमिली के साथ टॉक्स में था कि इस गोपालपुर पोर्ट को लेने के लिए। आपको पता है जेएसडब्ल्यू भी बहुत जगह अपने पोर्ट्स ऑपरेशन स्टार्ट कर रहा है। स्टील निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, तो उसी के संदर्भ में ये काफी पोर्ट्स एक्वायर कर रहा है। महाराष्ट्र के अंदर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ऑलरेडी इनके पास एक पोर्ट है। चलते हैं आगे। RIL टर्न्स टू शुगर मिल फॉर टू मेट द ग्रीन एनर्जी प्लान्स। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो अभी इस कवायद में है कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाए जाएं। जितने भी बड़े बड़े कई स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बना रहा है, प्लांट्स बना रहा है, जिसके लिए RIL को बहुत सारा जो शुगर केन प्लांट्स हैं वहां से शुगर केन प्रेस मड चाहिएगी। शुगर केन प्रेस मड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि व्हाट इज शुगर केन प्रेस मड। शुगर जूस निकालने के बाद जो बच जाता है रेसिड्यू, उसको हम शुगर केन प्रेस मड। तो ये अभी इनको बहुत सारी बड़ी बड़ी शुगर मिल्स है, वहां पे पहुंच रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के रिप्रेजेंटेटिव की हमें अपने प्लांट्स के लिए हर रोज ऑन अ डेली बेसिस काफी ज्यादा टन्स हमें चाहिएगी। क्या चाहिएगी? शुगर केन प्रेस मड चाहिएगा ऑन अ डेली बेसिस। देखते हैं कि व्हाट इज प्रेस मड। प्रेस मड क्या है? It is the residue produced after the filtration of sugarcane juice। फिल्ट्रेशन हो जाए, शुगर केन जूस निकालने के बाद जो फिल्ट्रेशन करके जो बच जाता है रेसिड्यू, उसको बोलते हैं हम शुगर केन प्रेस मड। प्रेस मड इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर कंप्रेस्ड बायोगैस। साथ में ये जो शुगर केन प्रेस मड है वो एज ए इट ऑल्सो एक्ट एज एन फर्टिलाइजर। तो इम्पोर्टेंट है कि वो रिसेंटली शुगर केन प्रेस मड वाज इन न्यूज रिसेंटली। तो वो क्यों थी? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बहुत सारी शुगर मिल्स को रीच कर रहा है कि हमें ऑन अ डेली बेसिस बहुत सारे टन शुगर केन प्रेस मड चाहिए कि हमारे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को चलाने के लिए। अभी ऑलरेडी RIL के पास एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। कहां पे है? बाराबंकी उत्तर प्रदेश के अंदर। बाराबंकी उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है। Burmans yet to designate their representative on REL board। REL क्या है? रेलिगेयर जो एंटरप्राइज है, REL रेलिगेयर एंटरप्राइज लिमिटेड। तो रेलिगेयर एंटरप्राइज लिमिटेड में जो चेयरमैन है इनके और बर्मन फैमिली के डिस्प्यूट चल रहे हैं काफी टाइम से,
और उसके बाद बर्मन फैमिली ने ये बोला था कि जो बोर्ड मीटिंग रहती है वहां पे हम अहम फैसले नहीं लिए जाते और सुओ मोटो जो बोर्ड चेयरमैन है और उनके करीबी डायरेक्टर्स हैं वो फैसले ले लेते हैं और हमें इससे बाहर रखा जाता है। तो बर्मन फैमिली ने कहा था कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव भी बोर्ड मेंबर्स के अंदर से एक होना चाहिए। बट अभी तक रेलिगेयर एंटरप्राइज ने बताया है कि बर्मन फैमिली डिड नॉट डेजिग्नेट एनी representative to the board following criticism from the Burman family about governance problem after REL board's reluctance in incorporating shareholders members। बेसिकली अभी इन्होंने कुछ एक्वायर करना था, आरईएल के स्टेक्स एक्वायर करने थे, अपनी स्टेक होल्डिंग इंक्रीज करनी थी, तो इन्हें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी जो कि आरईएल बोर्ड रिलेक्टेंट था देने के लिए ड्यू टू देयर पर्सनल एनिमिटी रीजन। तो अभी बर्मन फैमिली ने ये इल्जाम लगाए थे कि यहाँ पे गवर्नेंस प्रॉब्लम है और हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी क्योंकि हम मेजर स्टेक होल्डर्स हैं तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। तो लेकिन अभी तक एक बर्मन फैमिली के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि आरईएल हैज एश्योर्ड स्टेक होल्डर्स ऑन द बोर्ड बट एज ऑफ नाउ नो अपॉइंटमेंट हैज बीन मेड। तो दोनों साइड से एलिगेशन लगाए गए हैं। वो कह रहे हैं कि अभी तक आरईएल कह रहा है कि अभी तक इन्होंने कोई रिप्रेजेंटेटिव का नाम नहीं दिया है और बर्मन फैमिली के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं की है। बर्मन फैमिली वो है जो कि डाबर ग्रुप, आप लोगों ने सुना होगा, डाबर ग्रुप बर्मन फैमिली का है। तो ये सब चल रहा है। बेसिकली इनका जो इश्यू है वो इश्यू जो इनके करंट जो रश्मि सलूजा है, इनकी करंट बोर्ड चेयरमैन है रश्मि सलूजा, उनके साथ आपस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो अभी बर्मन फैमिली के पास 21.5% स्टेक है, 21.5% स्टेक है रिलायंस रेलिगेयर लिमिटेड के अंदर, और इन्होंने सितंबर में 5.2% शेयर और खरीद लिए थे। ठीक है, तो और उस समय इनको काफी प्रॉब्लम आई थी कि बोर्ड ने कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया था या इट वाज रिलेक्टेंट। तो इसीलिए ये इन दोनों की आपस की एनिमिटी चल रही है रिगार्डिंग बोर्ड मेंबर्स, और ये ब्लेम गेम चल रहा है। करंट आरईएल बोर्ड comprises 6 members including the executive chairman Rashmi Saluja. Burman family accumulates 21.5% stake in REL. Open offer triggered to buy an extra 26% stake from public. REL shares declined by 20% post announcement of open offer. Open offer की जैसे अनाउंसमेंट हुई उसके बाद 20% तक घट गए थे। एलिगेशन क्या क्या है कि बर्मन्स बोलते हैं कि एक्यूजेज सलूजा ऑफ ओपोजिंग ऑफर टू रिटेन कंट्रोल। तो बेसिकली क्या है, अगर इनका ज्यादा स्टेक होल्डिंग हो जाएगी तो बर्मन फैमिली में से चेयरमैन बनेगा। तो ये कह रहे हैं कि जो रश्मि सलूजा है वो अपना कंट्रोल इसके ऊपर बनाए रखने के लिए हमारे जो ओपन ऑफर है उसको कंटेंट कर रही है, उसके अगेंस्ट में है। चलते हैं आगे। रिटेंशन टूल किट इंडिया इंक्लूसिव रेडीज गोल्ड हैंडकफ्स टू अरेस्ट द सीएक्सओ एट्रिशन। आपको पता होगा कि अभी हमारी बूमिंग इकोनॉमी है और अभी कुछ रिसेंटली ये देखा गया है कि जो हायर एग्जीक्यूटिव्स है, हायर एग्जीक्यूटिव मतलब सीईओ हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएक्सओ हो गया, चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर, तो इस तरह के जो हायर लेवल पोस्ट हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो एक कंपनी से लिक्विडेटिव ऑफर आ गया दूसरी कंपनी में चले गए, दूसरी तीसरी कंपनी से लिक्विडेटिव ऑफर आ गया तीसरी कंपनी में चल गए। तो इससे जो पेरेंट कंपनी होती है उनको बड़ी परेशानी होती है कि इनकी जो टॉप मैनेजमेंट है, कुछ बड़ा डिसीजन मेकिंग होनी थी, जस्ट बिफोर दैट जो टॉप एग्जीक्यूटिव सीईओ है या सीएक्सओ है वो दूसरी कंपनी में चला जाता है, तो इससे वो जो डील इनकी होनी होती है वो हो नहीं पाती। तो इससे बड़ा परेशानी हो रही है एंड रिकॉर्ड हाई एट्रिशन एट द लीडरशिप लेवल, क्योंकि ये लीडरशिप लेवल पे काम करते हैं एज एन सीईओ सीएक्सओ, and a volatile external environment is prompting Indian companies to take steps to retain their top executive, including CEO and CX, by offering them robust guardrails, said the top consultant। बेसिकली इन लोगों के लिए अभी लगाया जा रहा है कि भाई ये बार बार चेंज ना करें, इनके लिए कुछ कंडीशंस लगाई जा रही हैं, जैसे कि नोटिस पीरियड का बढ़ा देना, नोटिस पीरियड बढ़ाया जा रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है अभी मान लीजिए 3 साल का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स है वो 5 साल कर दी जाए, ताकि एक एग्जीक्यूटिव 5 साल तक तो एक कंपनी में रहे ही रहे। या फिर उनको जो ई सोप है, ठीक है, यहाँ कंपनी के ई सोप एज अ पेमेंट में 50% तक जो पे आउट है वो नॉर्मल पे आउट दिया जाए, बाकी सब शेयर्स के रूप में या शेयर होल्डिंग के रूप में। तो इस टाइप से कुछ भी करने की कवायद चल रही है ताकि वो कंपनी को
ना छोड़ें। तो बेसिकली जो मेजर्स चल रहे हैं वो है लॉन्ग टेन्योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि 5 साल किया जा रहा है, अभी 3 साल की जगह 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली लॉन्गर नोटिस पीरियड 6 month to 9th month एज compared with 3 month earlier। ठीक है, मैनी कंपनीज आर ऑल्सो बूस्टिंग दी वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ पे पैकेज। वेरिएबल कंपोनेंट मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग देम पे दे आर गिविंग बोनस। तो ये इस तरह के लॉन्ग टर्म इंसेंटिव पेमेंट दे रहे हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म अगर आप काम करोगे तो हम आपको ये पे आउट देंगे। तो वेरिएबल पे में क्या क्या आता है, एनुअल बोनस आ गया, कैश और इक्विटी के अंदर इंस्टेड ऑफ कैश वो इक्विटी दे देते हैं, उसी ग्रुप की शेयर होल्डिंग दे देते हैं। ठीक है, द वेरिएबल पे कुड बी 50% ऑफ मोर ऑफ द टोटल पे इन सम केसेस। तो मतलब जो कैश की जगह जो वेरिएबल कंपोनेंट है उसको मोर देन 50% तक भी बात चल रही है, कई कंपनियां इसको कर रही है। साथ में उनको परफॉर्मेंस शेयर दिए जा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इंसेंटिव, और साथ में वो या तो आरएसयू दे देते हैं, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट दे देते हैं कि आप ये इसको 3 साल तक 5 साल तक बेच नहीं रखते, उसी कंपनी के स्टॉक्स दे देते हैं, या फिर ईसॉप दे देते हैं। ईसॉप क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। तो उस स्टॉक की जो एम्प्लॉयज को ही कम रेट के अंदर, जो स्टॉक का रेट चल रहा होता है उससे कम रेट में एम्प्लॉय को उस स्टॉक की ओनरशिप दे देते हैं। तो ये सब किया जा रहा है ताकि बार बार जो टॉप एग्जीक्यूटिव है वो एक जगह से दूसरी, एक कंपनी से दूसरी जगह ना रहें, और इससे एट्रिशन रेट कम हो सके। तो दीज आर द रिटेंशन टूल किट्स, longer tenure employment contract, longer notices, higher variable component, back ending of long term incentive payment and more adoption of restrictive stock unit performance share। तो ये सब किया जा रहा है ताकि जो टॉप एग्जीक्यूटिव ना जा सके। चलते हैं आगे। इंडियाज वेट फॉर यूनिफॉर्म चार्जिंग पोर्ट्स गेट लॉन्गर। अभी इंडिया ने जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, उन्होंने बोला है कि सभी जो भी चार्जिंग स्लॉट, अभी आपने देखा कि एप्पल का चार्जिंग स्लॉट अलग होता है, सैमसंग का अलग होता है, वीवी को अलग होता है, नोकिया का पहले अलग होता है। तो अभी एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कवायद चल रही है। यूरोपियन यूनियन में भी, ईयू में भी यही चल रहा है, इंडिया में भी यही चल रहा है कि जो भी पोर्ट्स होंगे वो सभी, चाहे वो फोन के अंदर हो, आईपैड में हो, ठीक है, या फिर स्मार्टफोन में हो, सभी में सी टाइप की ही केबल लगेगी। चाहे लैपटॉप के अंदर हो तो सभी में सी टाइप की पोर्ट लगेगी। तो अभी थोड़ी कवायद चल रही है। एप्पल कह रहा है कि नए मॉडल्स के अंदर तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा एज पर यूरो, लेकिन पुराने मॉडल्स के अंदर वो सेम चीज लेके आने में हमें टाइम चाहिए। तो इन दोनों में आपस में सैमसंग और इसके अंदर थोड़ी रिफ्ट चल रही है। तो यूएसबी टाइप सी टू बी अडॉप्टेड एज अ स्टैंडर्ड चार्जिंग पोर्ट, ताकि एक स्टैंडर्ड चार्जिंग पोर्ट रहेगी, कहीं पे लगाओ इधर भी टाइप सी रहेगा और दूसरी साइड भी टाइप सी रहेगा। तो उससे सिर्फ एक सिंगल यूनिफॉर्मिटी आएगी। सैमसंग इज पुशिंग फॉर इंप्लीमेंटिंग मैंडेट अलोंग विद ईयू टाइमलाइन। जो यूरोपियन यूनियन की टाइमलाइन है उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि हम रेडी हैं कि जब भी ईयू की टाइमलाइन आएगी हम अपने आप को उसी के अनुसार फ्रेमवर्क कर लेंगे। और लेकिन क्योंकि ऑलरेडी सैमसंग के पास तो मोस्टली मॉडल्स के अंदर सी टाइप केबल ही है, लेकिन एप्पल कह रहा है कि हमें EU प्लस 6 मंथ टाइमलाइन चाहिए नए मॉडल के लिए, और EU प्लस 18 मंथ टाइमलाइन चाहिए एग्जिस्टिंग मॉडल के लिए। और बाकी जो कंपनीज हैं, Vivo, Xiaomi, Lenovo, Realme, वो सब प्रपोज कर रही हैं कि EU प्लस 6 मंथ टाइमलाइन तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये आपस में जो कंपनियों का है एक यूनिफॉर्मिटी तरफ जाने के लिए ये कुछ टाइमलाइंस मांगी जा रही हैं। लास वेगास कैंपस शूटिंग लीव्स 3 डेड 1 इन क्रिटिकल कंडीशन। अभी क्या हुआ है आप लोगों को, यूएस के अंदर बड़ी परेशानी है। ये यूएस के अंदर जैसे हमारे यहाँ पे आर्म्स लाइसेंस लेना बड़ा कठिन काम है, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही डॉक्यूमेंटेशन लगती है, या फिर कुछ बहुत ही अर्जेंसी हो या किसी को जान माल का खतरा हो, उन्हीं को आर्म लाइसेंस दिया जाता है। जबकि ऐसा यूएस के अंदर ये नहीं है, बहुत ही ओपन पॉलिसी है, कोई भी अपनी जाके बंदूक, पिस्टल, राइफल ले सकता है। तो और वहां पे बहुत ज्यादा लोनलीनेस बढ़ रही है, लोगों के अंदर एंजाइटी, फियर, और इस तरह की एक दूसरे के ऊपर बहुत ही लोनलीनेस की वजह से ड्रग्स अब्यूज चल रहा है। ड्रग्स अब्यूज के कारण भी बहुत लोग अपना आपा खो बैठते हैं और मास शूटिंग कर दी जाती है। बहुत ही रिसेंटली बहुत सारे केस, किसी स्कूल में बच्चे को किसी ने ऑफेंड कर दिया, बच्चा जाके स्कूल में गन लेके दूसरे बच्चे को मार रहा है। ये काफी रिसेंटली बहुत सारे केसेस देखने को आए।
तो अभी रिसेंटली भी लास वेगास के अंदर एक यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बंदे ने 3 लोगों की गोली मार दी, मास शूटिंग की, बैक टू बैक फायर कर रहा था और अभी एक की भी हालत भी कमजोर है। तो a shooting on the main campus of University of Nevada, Las Vegas on Wednesday left at least 3 people dead before the bloodshed ended with the suspect's own death. वो खुद भी मारा गया, चाहे वो सुसाइड से मारा गया, चाहे वो पुलिस की गोली से मारा गया, बट उसने 3 लोगों को मार दिया, चौथा क्रिटिकल कंडीशन में है और ये खुद है। तो ये बड़ा ही एक एथिकल इश्यू हो रहा है। या तो यूएस को अपना जो आर्म्स की पॉलिसी है, आर्म्स लाइसेंस की या आर्म्स खरीदने की, उसको कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज इट इन फ्यूचर ये इंसिडेंट्स बढ़ते रहेंगे और ये बहुत ही मानवता के खिलाफ वाले इंसिडेंट है। सिमिलरली एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, कब हुआ था? लास वेगस के अंदर ही हुआ था कि जब एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था लास वेगस स्ट्रीप के ऊपर और एक बंदे ने ऊपर से होटल की हाई राइज होटल की विंडो से खड़े होकर गोलियां चला दी थी और उसमें करीब 60 लोग मारे गए थे और हंड्रेड्स ऑफ देम गॉट इंजर्ड। तो ये वो खड़ा खड़ा ऊपर से ड्रग अब्यूज किया और गोलियां चलाने लग गया। ये बड़ा इश्यू चल रहा है यूएस के अंदर और ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। तो इनको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है आने वाले फ्यूचर में, अदरवाइज इट कुड लीड टू मोर ब्लडशेड। Japan big on India's consumer market and manufacturing. Masahiro Goto, global head of the investment banking Nomura. जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नोमुरा ग्लोबल हेड है, उन्होंने इंडिया को क्रेडिबल लोन पार्टनर का दर्जा दिया है कि आफ्टर कोविड इंडिया के अंदर बहुत इकोनॉमी में बूम आ रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हब साबित हो रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज टॉप कंज्यूमर मार्केट। मैन्युफैक्चरिंग और टॉप कंज्यूमर मार्केट में हमारा काफी इनके इंडिया का बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है। द जापानीज फर्म इज बुलिश ऑन इंडिया एज वन ऑफ द फ्यू इकोनॉमीज ऑफरिंग स्केल एंड मल्टी डिकेडल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। मतलब इंडिया को मल्टी डिकेडल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के तक भी आका जा रहा है, किसके द्वारा? जापानीज के द्वारा। एंड नोमुरा रिगार्ड्स इंडिया एज अ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मार्केट इन एशिया एंड विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन एक्सपेंडिंग इट्स फ्रेंचाइजी इन द कंट्री। तो ये हम कंटिन्यूसली इंडिया के अंदर इन्वेस्ट हमारी फ्रेंचाइजी बढ़ाएंगे। तो फॉर द लास्ट 2 ईयर द ग्लोबल इकोनॉमी हैज सीन राइजिंग इंटरेस्ट रेट, हाई इन्फ्लेशन। ये इनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जापान एक्सेप्शन है, इकोनॉमी से हम बहुत ही बूम कर रहे हैं और सिमिलरली इंडिया हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टमेंट हब है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो एज वेल एज टॉप कंज्यूमर मार्केट्स ऑल्सो। निफ्टी डाउन 60 पॉइंट, हियर इज द ट्रेडिंग सेटअप फॉर टुडेज सेशन। जैसा कि हमने बताया था कि 2 दिन से पिछले 7 सेशन से रैली कर रहा है और लास्ट 2 दिन से हम जिक्र भी कर रहे हैं कि कोल साइड के जो इन्वेस्टर हैं वो बहुत ज्यादा बूम करेंगे और मार्केट बहुत ही बुलिश है अभी। लेकिन आज गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा करीबन 40 पॉइंट्स नीचे खुला है। तो ये लगा लीजिए कि थोड़ा सा मार्केट या गैप अप खुलने की संभावना काफी कम है मार्केट की। अभी मार्केट कुछ ही मिनटों में खुलने वाला है, तो गैप अप खुलने की संभावना कम है। या तो कल के लेवल पे रहेगा या थोड़ा सा नीचे ऊपर, थोड़ा सा लेवल ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं कि आज भी सिमिलरली स्टॉक्स रैली करेंगे या नहीं करेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दिया गया है, रिलेटेड टू स्टॉक रिकमेंडेशंस एज वेल एज एनी एनालिसिस रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट्स, तो आप वो ज्वाइन कर सकते। यू मे ऑल्सो ज्वाइन आवर यूपीएससी पीसीएस चैनल, एडुकेशियस चैनल फ्रॉम द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो विल बी कमिंग बैक टुमारो विद द सेम इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।